पीएम मोदी ने बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान को चुनाव में जीत और पीएम चुने जाने की बधाई दी। साथ ही परिवार के साथ भारत आने का न्योता भी दिया। पीएम मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट की नीति के तहत बांग्लादेश को सबसे भरोसेमंद साथी बताया। बांग्लादेश की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में ढाका गए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीएम तारिक रहमान को प्रधानमंत्री की चिट्ठी भी सौंपी। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत फ्रांस इनोवेशन फोरम का उद्घाटन किया। दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर वेन्यू तक पहुंचे। फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में हमारे युवा दुनिया के लिए इनोवेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत के स्टार्टअप छा गए हैं। आज हमारे पास 126 यूनिकॉर्न हैं। फ्रांस के साथ हमारी मूल्यों और इनोवेशन की साझेदारी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन ने वर्चुअली H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। वहीं कर्नाटक में कोलार के वेमगल में यूनिट्स तैयार की जाएगी। ये भारत और फ्रांस का ज्वाइंट एरोस्पेस वेंचर है। ये हेलीकॉप्टर्स ऊंचाई वाले इलाकों में सिंगल इंजन की मदद से सफर कर सकता है। माउंट एवरेस्ट पर लैंड करने वाला ये इकलौता विमान है। इसमें 6 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत में दोनों ही नेताओं का फोकस आतंकवाद को जड़ से मिटाने पर रहा। एआई, हेल्थ और टेक्नोलॉजी में साथ काम करने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। पीएम मोदी ने फ्रांस को भारत का सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर बताया। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि हम यूक्रेन और वेस्ट एशिया में शांति के पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरह राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी भारत को मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर बताया है। मैक्रोन ने कहा कि हम मिलकर नए रास्ते तलाश रहे हैं। फ्रांस भारत का भरोसेमंद साझेदार बनना चाहता है। राफेल की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने पर भी बातचीत चल रही है। एआई को लेकर साथ काम करने पर सहमति बनी है। रक्षा और स्पेस में भी हम आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। दिल्ली में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर प्रधानमंत्री ने न्यूज एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया। मोदी ने बेबाकी से 2047 तक भारत को टॉप 3 एआई लीडर बनाने की बात कही। मोदी ने कहा कि युवाओं को एआई सेक्टर में ट्रांसफॉर्म करना हमारा मकसद है। हम आने वाले दिनों में एआई कंज्यूमर नहीं बल्कि एआई के प्रोडक्शन में भी महारत हासिल करेंगे। समिट के जरिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की खामियों पर भी मंथन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पिछड़े मुस्लिम वर्ग को दिए गए 5% आरक्षण का फैसला रद्द कर दिया है। यह आरक्षण 2014 में एक अध्यादेश के जरिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम वर्ग को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया था। हालांकि 14 नवंबर 2014 को बॉम्बे हाईकोर्ट के स्टे की वजह से अध्यादेश 23 दिसंबर 2014 तक लागू नहीं हो पाया और इसे लैप्स माना गया। अब फडणवीस सरकार ने साफ कर दिया है कि 5% आरक्षण देने के लिए जारी किए गए सभी सरकारी फैसले और सर्कुलर रद्द माने जाएंगे। महाराष्ट्र की पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे की सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय से सिफारिश करेगी। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में एनसीपी प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजने का भरोसा दिया। एनसीपी नेताओं ने अजित पवार के विमान हादसे की वजह की तह तक जाने के लिए केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाए जाने पर भी जोर दिया। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। मंत्री नीतीश राणे ने टीपू सुल्तान चौक बनाने की मांग करने वालों पर तीखा हमला बोला। नीतीश राणे ने कहा कि ऐसी मांग करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। दरअसल 14 फरवरी को मालेगांव में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने टीपू सुल्तान पर बयान दिया था, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया था। अब मंत्री नीतीश राणे ने भी हमला बोला है। असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल होंगे। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भूपेन बोरा के घर पर 2 घंटे की बैठक के बाद ऐलान किया कि उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सीएम हेमंता ने भूपेन बोरा को कांग्रेस में आखिरी मान्यता प्राप्त हिंदू नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम लीगीकरण की वजह से पार्टी छोड़ी है। भूपेन बोरा ने 16 फरवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। हालांकि अभी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है और उन्हें मनाने की कवायद जारी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लखनऊ के संघ कार्यालय में रात 8 बजे मुलाकात कर सकते हैं।
गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे से मंगलवार को लखनऊ पहुंचे संघ प्रमुख ने एक बार फिर कहा कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए और घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। मोहन भागवत ने हिंदू समाज को संगठित और सशक्त करने पर जोर देते हुए कहा कि हमको किसी से खतरा नहीं है, लेकिन सावधान रहना है। साथ ही संघ प्रमुख ने घुसपैठियों की समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा, उन्हें रोजगार नहीं देना है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार आज विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। सीएम मोहन यादव ने बजट से पहले दावा किया कि 11.14% विकास दर के साथ एमपी अब भारत का ग्रोथ इंजन बन गया है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक एमपी का कैपिटल एक्सपेंडिचर 82,513 करोड़ होने की उम्मीद है, जबकि विकसित राज्य कर्नाटक का कैपिटल एक्सपेंडिचर 71,000 करोड़ के आसपास रहा। यानी एमपी ने विकसित कहे जाने वाले राज्यों को भी पीछे छोड़ा है। वहीं सीएम मोहन यादव ने कहा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन, प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी और बेहतर नीतियों से निवेशकों का विश्वास बढ़ा रहा है। लोकसभा स्पीकर के एआई वीडियो मामले में कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। लोकसभा सचिवालय ने इसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस माना है और कांग्रेस के आईटी डिपार्टमेंट से जुड़े 9 बड़े नेताओं को नोटिस भेजा है। 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ओम बिरला का एआई वीडियो डाला था, जिसे लेकर कार्रवाई भी हो सकती है। बंगाल में एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हमले जारी हैं। सीएम ममता ने चुनाव आयोग को तुगलकी कमीशन बताया। कहा कि वो बीजेपी को खुश करने के लिए आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आम लोगों के साथ टेररिस्ट की तरह सलूक किया जा रहा है। ममता ने कहा कि एसआईआर में लापरवाही के चलते अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। बंगाल के साथ नाइंसाफी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुजरात में 3 महीने से जारी एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट को अपलोड कर दिया गया है। ड्राफ्ट लिस्ट के मुकाबले राज्य में 5.5 लाख वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ। आपको यहां बता दें कि वेरिफिकेशन से पहले गुजरात में करीब 5 करोड़ वोटर्स का डाटा एग्जिस्ट करता था। ड्राफ्ट लिस्ट में 4 करोड़ 34 लाख वोटर्स का नाम सामने आया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में 4 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वोटर्स का नाम शामिल किया गया है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के पिता और मशहूर स्क्रीन प्ले राइटर सलीम खान की तबीयत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। मंगलवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद सलीम खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनसे मिलने उनके बेटे सलमान खान और अरबाज खान सहित बेटी अर्पिता और दोनों पत्नी सलमा और हेलन पहुंचे। वहीं संजय दत्त सहित कई फिल्मी सितारे भी अस्पताल में आए। परिवार की तरफ से उनकी तबीयत पर कोई अपडेट नहीं दिया गया है। लीलावती अस्पताल आज सुबह 11 बजे मेडिकल अपडेट देगा। मुंबई के बोरीवली में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर वेस्ट की चलती बस में आग लग गई। वेस्ट के अंतर्गत चलाई जाती है एयर कंडीशन बस अचानक आग का गोला बन गई। समय रहते सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाल लिया गया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बस में आग लग गई और गनीमत ये रही कि बस के यात्रियों की कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बीच सड़क पर पलट गया तेज रफ्तार तेल टैंकर। टैंकर के पलटते ही भीषण आग लग गई। टैंकर से ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर जान बचाई। लोगों के मुताबिक सड़क पर चलते हुए ट्रक का संतुलन बिगड़ने से टैंकर पलट गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। टैंकर की आग बुझने के बाद हाईवे पर ट्रैफिक बहाल किया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे के अलावा जमकर पत्थरबाजी भी हुई। मामूली कहासुनी होने के बाद मामला हिंसक हो गया और दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए गए। दोनों पक्षों के बीच करीब आधे घंटे तक सड़क रण क्षेत्र बना रहा। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में कर जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पटवाई थाना इलाके में पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। गांव के 2 पक्षों में जमीनी विवाद में जमकर पत्थर बरसाए गए। मारपीट में एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने मारपीट की जानकारी के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक ग्राम प्रधान पक्ष के दबंगों ने घरों में घुसकर महिलाओं के साथ भी मारपीट की थी। घरों और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
दिल्ली के रोहनी में अस्पताल परिसर से नवजात बच्चे की चोरी के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। परिवार वालों की शिकायत के बाद एक्शन में आई पुलिस ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से नवजात बच्चे को बरामद कर लिया। पुलिस ने बच्चा चोरी के अपराध में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अस्पताल में परिवार वालों से बार-बार मिलकर अनजान महिला ने पहले नजदीकी बढ़ाई, फिर बच्चे को दूध पिलाने के लिए बाहर ले जाकर फरार हो गई महिला। और शिकायत मिलने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए आरोपी महिला और उसके सहयोगी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। दिल्ली के उस्मानपुर का स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो हरकत में आई पुलिस की टीम ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी स्टंटबाज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस में आरोपी शख्स बाइक पर स्टंट करते चलती गाड़ी और बसों के दरवाजे खोल रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी शख्स पर बीएनएस की धारा 281 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में व्यापारी से गन पॉइंट पर लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। कार से आते समय व्यापारी से कैश सहित कीमती सामानों को बदमाशों ने लूट लिया। व्यापारी को डराने के लिए बदमाशों ने फायरिंग भी की। लूट के दौरान बिजनेसमैन से मारपीट भी की गई। बाइक और वैन से आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मौके से बाइक और वैन बरामद की गई। गोली का खोखा भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक 3 बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। चेक बाउंस मामले में 13 दिन तिहाड़ जेल में बिताने के बाद अभिनेता राजपाल यादव बाहर आ गए हैं। अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने कोर्ट और देश की जनता का शुक्रिया अदा किया। राजपाल यादव ने कहा कि 2027 में मुझे बॉलीवुड में 30 साल पूरे हो जाएंगे। देश का बच्चा बच्चा और पूरा बॉलीवुड मेरे साथ रहा है। अगर कोई आरोप है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। अदालत ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक की रियायत दी है। अमेरिका में न्यूयॉर्क के एक चर्च में हुए ब्लास्ट में एक पादरी और फायर फाइटर सहित 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। चर्च के आसपास गैस की महक की खबर मिलने पर जांच के लिए जब फायर फाइटर्स की टीम पहुंची तभी भट्टी को चालू किए जाने पर ब्लास्ट हुआ। पुलिस ने धमाके के पीछे किसी क्रिमिनल साजिश से इनकार किया है। रूस के लेनिनग्राद में एक मिलिट्री पुलिस की कमांड इमारत जोरदार धमाके के साथ तबाह हो गई। अचानक हुए इस धमाके में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 से 4 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इमारत में अचानक हुए ब्लास्ट की वजह से अभी तक साफ नहीं हुआ है। पुलिस ने लापरवाही और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने के बाद भारत आज नीदरलैंड के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेलेगा। मुकाबला शाम 7 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। जीत की हैट्रिक लगा चुके भारत की पहले ही सुपर 8 में एंट्री हो चुकी है। टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच सितांशु गोटक ने कहा कि नीदरलैंड के खिलाफ ज्यादा प्रयोग करने की उम्मीद नहीं करते। सिचुएशन के हिसाब से 1-2 बदलाव हो सकते हैं। कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। अर्शदीप सिंह की टीम में वापसी हो सकती है। अहमदाबाद में भारत बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेगा। नीदरलैंड के खिलाफ T20 विश्व कप मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने नेट सेशन में जमकर अभ्यास किया। टूर्नामेंट में अब तक खाता नहीं खोल पाए अभिषेक शर्मा ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक बल्लेबाजी की। इस दौरान उन्होंने गगनचुंबी शॉट लगाई। अभिषेक ने वरुण चक्रवर्ती की ऑफ स्पिन के खिलाफ काउ कॉर्नर और डीप कवर क्षेत्र को निशाना बनाया। 23 गेंदबाजों के खिलाफ अभिषेक ने पुल और विकेट के पीछे पिकअप शॉट लगाए। तीनों तरह की गेंदबाजी के खिलाफ अभिषेक ने छक्के जड़े। तिलक वर्मा और रिंकू सिंह ने भी नेट में स्पिनरों के खिलाफ अभ्यास किया। भारत और नीदरलैंड के अलावा T20 वर्ल्ड कप में आज 2 और अहम मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच साउथ अफ्रीका और यूएई के बीच खेला जाएगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच सुबह 11 बजे शुरू होगा। साउथ अफ्रीका सुपर 8 में जगह पक्की कर चुका है, जबकि यूएई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। आज का दूसरा अहम मुकाबला पाकिस्तान और नामीबिया के बीच दोपहर 3 बजे कोलंबो में होगा। 12 से हार के बाद पाकिस्तान का नेट रन रेट काफी नीचे चला गया है। वही पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान यूएसए से नीचे खिसक गया। ऐसे में नामीबिया के खिलाफ करो या मरो वाले मुकाबले में पाकिस्तान के लिए जीत जरूरी है। वही पाकिस्तान की टीम अगर नामीबिया से हारती है तो वो सुपर 8 से बाहर हो जाएगी।